नमस्कार। चलिए RWASSC एग्जाम के नोट्स के आधार पर एशिया के भूगोल को समझते हैं। हम इस बहुत ही विशाल और अलग-अलग विविधताओं वाले महाद्वीप के कुछ सबसे दिलचस्प भौगोलिक पहलुओं को एक-एक करके देखेंगे। तो फिर तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं एशिया की उन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से जो आसमान को छूती हैं और इस पूरे महाद्वीप के नक्शे को एक अलग ही पहचान देती हैं। तो सबसे पहले हम उन बड़े बड़े पर्वतों के बारे में जानेंगे जो एशिया की जमीन को आकार देते हैं और इसकी कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। तो देखिए, हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है पश्चिम एशिया से, यानी तुर्की और ईरान से। यहाँ हम 4 खास पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे जो इस पूरे इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, टॉरस पर्वत की एक सबसे खास बात यह है कि ये इस क्षेत्र के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जी हाँ, यहीं से टिग्रिस और यूफ्रेट्स जैसी महान और ऐतिहासिक नदियां निकलती हैं और यही बात इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अब आगे बढ़ते हैं अरारात पर्वत की तरफ। आपको ये याद रखना है कि तुर्की की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में है, जो इसे एक खास भौगोलिक पहचान देती है। चलिए अब अपनी यात्रा को थोड़ा और पूर्व की ओर ले चलते हैं। अब हम पाकिस्तान से लेकर जापान और म्यांमार तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे। इनमें से हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग पहचान है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जो अराकान योमा पर्वत है ना, वो असल में हिमालय का ही वो हिस्सा है जो म्यांमार तक फैला हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि नाम अलग है, पर ये उसी महान पर्वत श्रृंखला का ही एक विस्तार है। अच्छा, इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन प्राचीन महाद्वीपों तक जिनसे ये सारे भूभाग बने हैं। एशिया का ज्यादातर हिस्सा अंगारा लैंड से आया, जबकि हमारा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से अब हम आगे बढ़ते हैं और एशिया के विशाल और सूखे रेगिस्तानों की तरफ चलते हैं। ये इस महाद्वीप के लैंडस्केप का एक और बहुत ही अहम और सच कहूं तो बिल्कुल ही अलग पहलू हैं। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये हमें उन सभी विशाल रेगिस्तानों को दिखाता है जिनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कहां-कहां तक फैले हुए हैं। तो ये है एशिया के कुछ प्रमुख रेगिस्तान। ये अरब प्रायद्वीप के रब अल खाली से लेकर चीन के तकला-माकन और हमारे भारत के थार मरुस्थल तक फैले हुए हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जलवायु के हिसाब से ये रेगिस्तान अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि सऊदी अरब का जो रब अल खाली है, वो एक गर्म रेगिस्तान है। और यहीं पर देखिए एक कितना दिलचस्प अंतर सामने आता है। लद्दाख भी एक रेगिस्तान है, लेकिन ये एक कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान है। ये चीज़ इसे सऊदी अरब के गर्म रेगिस्तान से बिल्कुल अलग बना देती है। तो रेगिस्तान की सूखी जमीन से अब हम पानी के बड़े बड़े भंडारों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एशिया की कुछ प्रमुख और विशाल झीलों को देखते हैं जिनकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं। तो शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व की 2 बहुत ही मशहूर खारे पानी की झीलों से। एक है डेड सी, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, और दूसरी है ईरान की उर्मिया झील। उर्मिया झील की खास बात यह है कि ये ईरान की सबसे बड़ी झील है। ये फैक्ट इसे उस देश के लिए बहुत ही खास बना देता है। अब हम बात करते हैं कैस्पियन सागर की। देखिए, असल में ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे सागर कहा जाता है। सच कहूं तो ये अपने आप में एक अजूबा है। अब सवाल उठता है कि इस विशाल झील से लगे 5 देशों के नाम भला याद कैसे रखें? तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। RUKTUAI, मतलब रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। बस हो गया याद। और इसका आकार वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। आप सोच सकते हैं, ये इसे एक छोटे मोटे समुद्र जैसा बना देता है। इस इतनी बड़ी झील में पानी का जो मुख्य स्रोत है वो है वोल्गा और यूराल जैसी बड़ी नदियां, जो इसे हमेशा भरा रखती हैं। अच्छा, एशियाई झीलों की हमारी यात्रा अभी जारी है। अब हम मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक की कुछ और दिलचस्प झीलों को देखेंगे, जैसे अरल सागर और दुनिया भर में मशहूर बैकाल झील।
अरल सागर के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि इसका पानी आमू दरिया और सिर दरिया इन 2 नदियों से आता है। और ये देखिए, एशिया के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड है। रूस में मौजूद बैकाल झील, जो सिर्फ एशिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो हमने पहाड़ देख लिए, रेगिस्तान देख लिए और झीलें भी देख ली। अब एशिया के उस पहलू को देखते हैं जो इसे सबसे ज्यादा जीवंत बनाता है, यहाँ के लोग और यहाँ के देश। चलिए एशिया के 48 देशों और उनकी राजधानियों की एक तेज रफ्तार यात्रा पर निकलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एशिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों से। चीन, भारत, इंडोनेशिया, ये नाम और इनकी राजधानियां तो हम सबको पता होनी ही चाहिए। चलिए अब इस लिस्ट में थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश हैं, और फिर पूरब में देखें तो दक्षिण कोरिया और थाईलैंड जैसे देश भी हैं। हमारी यात्रा अब मध्य एशिया के देश जैसे उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान से होते हुए दक्षिण एशिया में हमारे पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका तक पहुंचती है। हर देश की अपनी अलग राजधानी और अपनी एक अलग पहचान है। ये रही हमारी सूची का अगला हिस्सा। इसमें जॉर्डन और लेबनान जैसे मध्य पूर्व के देश हैं, तो वहीं लाओस और कंबोडिया जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी शामिल हैं। भाई विविधता ही तो एशिया की असली पहचान है। हम अपनी सूची के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें एक तरफ सिंगापुर जैसा छोटा लेकिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश है, तो दूसरी तरफ मंगोलिया जैसा विशाल और खुले मैदानों वाला देश भी है। और ये है आखिरी 8 देश, जिसमें भूटान और मालदीव जैसे हमारे खूबसूरत पड़ोसी देश भी शामिल हैं। इसी के साथ हमारी 48 देशों की ये सूची पूरी होती है। तो ये थी एशिया के भूगोल की एक छोटी सी झलक। इसके विशाल पहाड़, दूर दूर तक फैले रेगिस्तान, इतने सारे देश और उनकी संस्कृतियां देखने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कौन सी एक भौगोलिक चीज इस महाद्वीप को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करती है। क्या वो हिमालय है, या गोबी का मरुस्थल, या फिर कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर।